गरीब परिवार की लड़की शाम की ड्यूटी करके अपने घर वापस लौट रही होती है। तभी वो गायब हो जाती है, उसका कहीं पता नहीं चलता है। जब उसके गायब होने की पता उसके परिवार वालों को चलती है, तो उस लड़की को उसके परिवार वाले ढूंढने लगते हैं, छानबीन करने लगते हैं कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद कोई सफलता हाथ नहीं मिलती, लड़की का कोई पता नहीं चलता है। इसके बाद दोस्तों 3 हफ्ते के बाद यानी कि 22 दिनों के बाद एक नया ही खुलासा सामने आता है, जिसे सुनकर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों आप भी इस कहानी को, इस घटना को पढ़ेंगे, सुनेंगे तो जानेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि आज भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे विकृत मानसिकता के लोग रह रहे हैं, जिन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों इस घटना की जानकारी आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों रोजाना की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से ही मुझे बहुत ही हौसला मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोग के बीच ऐसे ही नई नई घटनाओं को पेश करती रहूं, ऐसी नई नई घटनाएं लाती रहूं, जिससे कि आप जागरूक हो सकें। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गोरखपुर, और गोरखपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना लगता है गोला, और इसी गोले थाने के अंतर्गत एक गांव आता है विष्णुपुरा। इसी विष्णुपुरा गांव में एक जयप्रकाश गुप्ता नाम का आदमी रहता था, जिसकी उम्र 55 साल रहती है। वो अपने 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी होती है, और जो जयप्रकाश रहता है वो ठेले लगाता था मार्केट में, और उसी से अपनी बेटियों का परवरिश कर रहा होता है। और जो छोटी बेटी रहती है उसका नाम प्रिया रहता है, और बड़ी बेटी का नाम राधा रहता है। राधा की शादी हो चुकी होती है, और प्रिया गोरखपुर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहकर मॉल में काम कर रही होती है, जॉब कर रही होती है। एक दिन शाम के समय वो अपने पिताजी से, जयप्रकाश गुप्ता के यहाँ कॉल करती है, अपने पिता के पास कॉल करती है और कहती है कि पिताजी मैं आज शाम को घर वापस आ रही हूँ। इसके बाद जो लड़की रहती है शाम के समय वहाँ गोरखपुर से निकलती है अपने घर आने के लिए, लेकिन वो अपने घर पर आती ही नहीं है, उसका कहीं पता ही नहीं चलता है। जब उसका पता नहीं चलता है, फिर जो जयप्रकाश गुप्ता रहते हैं अपनी बेटी राधा के यहाँ फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करके बताते हैं कि प्रिया अभी तक घर पे आई नहीं। इसके बाद जो राधा रहती है कहती है कि घबराइए मत पिताजी, वो कहीं फंस गई होगी, वो शाम होते होते ज़रूर आ जाएगी, थोड़ी देर और ठहर जाइए। लेकिन रात हो जाती है, लेकिन प्रिया का कहीं आता पता नहीं चलता है। फिर दोस्तों सुबह होती है। जब सुबह होती है तो जयप्रकाश घबरा जाते हैं, अपनी बेटी की चिंता उनको सताने लगती है। इसके बाद उनका शक सीधे सुनील पर जाता है, जो कि सुनील रहता है उनका दामाद रहते हैं। बड़ी बेटी जो राधा रहती है उसके जो पति रहते हैं, वो अपनी बेटी के यहाँ कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं कि सुनील से पूछो कि मेरी बेटी प्रिया कहाँ है, क्योंकि अक्सर प्रिया अपने जीजा जी से बात करती रहती थी। और वो कहते हैं कि मुझे शक है कि सुनील ने ही कहीं मेरी बेटी प्रिया को गायब किया है, उससे पूछो, नहीं तो मैं थाने जाऊंगा और रिपोर्ट लिखवाऊंगा, जिसके वजह से वो जेल जा सकता है। जब जेल का नाम सुनती है राधा तो घबरा जाती है और अपने पति से बात करती है, कहती है कि अगर प्रिया को आप जानते हैं तो बता देंगे वो कहाँ पर है। जब सुनील इस बात को सुनता है कि प्रिया यानी कि मेरी साली गायब है, वो भी घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मैं प्रिया को नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है और किस हाल में है, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, और ससुर जी से कह दो कि वो मेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज मत कराइए, क्योंकि मुझे झूठे केस में फंसवा देंगे और मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि प्रिया कहाँ है। इसके बाद जो दोस्तों जयप्रकाश गुप्ता रहते हैं थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखवाते हैं। उन्हें अपने इज्जत का डर रहता है कि कहीं मेरी इज्जत भी नहीं चली जाए। और जो आसपास के लोग पूछते हैं उसकी बेटी प्रिया के बारे में, तो उन लोगों पे से झूठ बोल देते हैं, उन लोगों को भी कुछ नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी प्रिया गोरखपुर में मेरे रिश्तेदार के यहाँ रह रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, और फिर एक दिन शाम के समय 17 अगस्त को
जयप्रकाश गुप्ता अपनी बेटी राधा के यहाँ फ़ोन करते हैं और जब फ़ोन करते हैं तो बताते हैं कि मेरी बेटी प्रिया को दरअसल मैंने ही मारा है, वो कहीं गायब नहीं हुई है, उसकी हत्या मैंने ही की है। इस पर जब राधा इस बात को सुनती है कि मेरी बहन को मेरे पिताजी ने ही मार डाला है, वो घबरा जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करें। फिर अपने पिता से कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो जयप्रकाश गुप्ता बताते हैं कि वो बहुत ही अपने मन की कर रही थी, मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जिद पर अड़ी थी, वो बात को मान ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको रास्ते से हटा दिया। जब राधा इस बात को सुनती है तो हैरान और परेशान हो जाती है और अपने पति सुनील से बताती है। जब सुनील इस बात को सुनते हैं कि मेरे ससुर ने मेरी साली की हत्या कर दी है, तो भी घबरा जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। फिर वो अपने एक दोस्त को बताते हैं और दोस्त को बताते हैं तो पूरी कहानी बताते हैं। फिर उनके दोस्त जो रहते हैं सलाह देते हैं कि तुम अभी कभी थाने जाओ और रिपोर्ट लिखाओ। जब पुलिस को बाद में पता चलेगी कि आपके पूरा परिवार इस हत्याकांड के बारे में जानता था, लेकिन पुलिस को नहीं बताया, तो आप तुम लोग भी बुरी तरह से फंस सकते हो। फिर सुनील को ये बात अच्छी लगती है और वो गोला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। पुलिस जयप्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जयप्रकाश को यहाँ घर पर आती है, उनको पकड़ लेती है। दोस्तों, पुलिस जयप्रकाश को पकड़कर थाने ले जाती है और प्रिया के हत्याकांड के बारे में पूछने लगती है कि क्या वजह थी कि तुमने अपनी बेटी को मारा। इस पर जो जयप्रकाश रहते हैं टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर जो कहानी बताते हैं कुछ अलग ही कहानी रहता है। दरअसल जो जयप्रकाश बताते हैं कि अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। उनकी पत्नी थी, उनका कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका होता है, वो मर चुकी होती है। फिर जो बड़ी बेटी रहती है राधा जवान हो जाती है और जब जवान हो जाती है, शादी करने लायक हो जाती है, तो अपनी बड़ी बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। फिर उसके पास के ही गांव में सुनील मिल जाते हैं जो कि अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। उसी से बड़ी बेटी राधा की शादी कर देते हैं। इसके बाद छोटी बेटी के साथ रहने लगते हैं और उसकी परवरिश के लिए अपने ठेला चलाते थे, ठेला पर सब्जी वगैरह बेचा करते थे, जिससे उनका घर चलता था। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर जो बेटी रहती है अपने ही गांव में हाई स्कूल पास करती है और हाई स्कूल पास करने के बाद 12वीं भी, इंटर भी पास करती है। धीरे धीरे छोटी बेटी भी जवान हो जाती है। एक दिन वो नहा रही होती है, नहा के कपड़े बदल रही होती है, तभी उसके पिता आ जाते हैं, जयप्रकाश आ जाते हैं और अपनी बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। वो जिस हालत में देखते हैं कि उस हालत में उनको देखना नहीं चाहिए था। दरअसल उसके कपड़े भीगे रहते हैं और उसके शरीर साफ दिख रहे होते हैं। जब अपनी बेटी को इस हालत में देखते हैं तो उनको अपनी पत्नी याद आ जाती है। उनको अपनी बेटी की तरफ से उनका नीयत खराब हो जाता है, वो कुछ और ही सोचने लगते हैं। उस समय तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अपनी बेटी के साथ संबंध बनाने के लिए तड़प उठते हैं। वो सोचते हैं कि कब मौका मिले और मैं अपनी बेटी के साथ हवस का शिकार अपनी बेटी को बना लूँ। फिर एक दिन जो प्रिया रहती है शाम को खाना वाना बनाती है, खाना वाना बना के खाती है, अपने पिताजी को भी खाना खाने के लिए देती है। फिर खाना खाने के बाद रूम में चली जाती है सोने के लिए। इसके बाद उसके जो पिताजी रहते हैं रूम में जाते हैं और प्रिया को दबोच लेते हैं। प्रिया जब इसका विरोध करने लगती है, चिल्लाने लगती है, वो नहीं मानते हैं। वो उसको ज़बरदस्ती करके उसके साथ संबंध बना लेते हैं। वो अपनी हयानियत पर उनके ऊपर इतना शैतान सवार हो जाता है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था को क्या कर रहा है अपनी ही सगी बेटी के साथ। फिर जब उसको अपनी वो काम पूरा कर लेते हैं, फिर अपनी बेटी को धमकाते हैं कि अगर इस बारे में किसी को कुछ बताओगी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। प्रिया भी डर जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बताती है। ऐसे ही दिन समय चलता रहता है। फिर जयप्रकाश को जब भी मौका मिलता अपनी बेटी के साथ संबंध बना लेते थे। बेटी भी मजबूर थी, किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, वो तड़प कर रह जाती थी, वो रोती थी, बिलखती थी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। दरअसल अपनी दीदी और जीजा से हमेशा बात करती रहती थी, लेकिन इसके बारे में उन लोगों को कभी भी नहीं बताती थी। फिर जो लड़की रहती है प्रिया प्लान बनाती है कि क्यों ना मैं घर से दूर रहकर कुछ काम करूं, जिससे मेरे पिताजी से मुझे छुटकारा मिल जाए। कुछ दिन बाद जो प्रिया रहती है गोरखपुर में एक मॉल में जॉब करने लगती है और वहाँ पर रहने लगती है।
जब जॉब करके वहाँ पर रहने लगती है तो बेटी तो आखिर बेटी होती है। उसे अपने पिता की याद सताने लगती है। वो सोचने लगती है कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे पिताजी न जाने किस हाल में होंगे। फिर कभी कभार अपने पिताजी से मिलने के लिए आ जाया करती थी। जब कभी भी घर पे आती थी तो उसके पिताजी को जब भी मौका मिलता उसके साथ संबंध बना लेते। फिर एक दिन जो प्रिया रहती है शाम को फ़ोन करती है, 26 जुलाई को फ़ोन करती है और कहती है कि पिताजी मैं आज शाम को घर पे आ रही हूँ। जब जयप्रकाश इस बात को सुनते हैं तो मार्केट में सब्जी बेच रहे होते हैं, उसी समय घर पे आते हैं। जब घर पे आते हैं तो प्रिया भी आती है, खाना वगैरह बनाती है, अपने पिताजी को देती है और खुद भी खाती है। इसके बाद सोने चली जाती है। फिर उसके जो पिता रहते हैं, कुछ रात होता है, अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगते हैं। इस बार प्रिया मानती नहीं है, वो उसका विरोध करती है, लेकिन जयप्रकाश रहते हैं वो भी नहीं मानते हैं। प्रिया चिल्लाने कहती है कि मैं चिल्ला दूंगी, इसका विरोध करती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। फिर जो ये जयप्रकाश रहते हैं अपनी ही बेटी को गला घोट के मार डालते हैं और जब मार डालते हैं इसके बाद उसकी डेड बॉडी के साथ संबंध बनाते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। इसके बाद उनको जेल जाने की चिंता सताने लगती है। फिर अपने घर के अंदर जाते हैं और एक धारीदार हथियार लाते हैं और उस हथियार से अपनी बेटी की लाश को 3 टुकड़े करते हैं। सिर अलग करते हैं, बीच का भाग अलग करते हैं और पैर का भाग अलग करते हैं और 2 बोरी लेते हैं, उसमें लाश के टुकड़े डालते हैं, 2 बोरी में गांठ बांधते हैं। फिर उसी रात को लगभग 2 बजे अपने ठेले पर उस बोरी को लादते हैं और उस बोरी को लाद कर वो एक जंगल में जाते हैं, एक झाड़ी में जाते हैं, जहाँ की एक चैनल नाला के पास जाते हैं। वहाँ पर एक बोरी को फेंक देते हैं। इसके बाद वो एक और गोला थाना क्षेत्र के रुकमा थाना क्षेत्र में जाते हैं, जिसका नाम रुकमा रहता है। वहाँ पर जाते हैं और एक बोरी को वहाँ पर डाल देते हैं। इस तरह वो लाश को जगह जगह पर फेंक देते हैं, बोरी को, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलता है। जब ये कहानी पुलिस वालों को बताते हैं और जब लाश को फेंक देते हैं, इसके बाद घर पे आते हैं और चैन की नींद सोते हैं, हाथ पैर धोते हैं, खाना खाते हैं, चैन की नींद सोते हैं। और जब सुबह होती है तो अपनी बेटी की गुमशुदा की खोजने का ढोंग रचते हैं कि मेरी बेटी गायब हो गई है और सुनील को भी फंसाने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही ढूंढते रहते हैं। फिर एक दिन वो अपनी बेटी से अपनी पूरी कहानी बताते हैं, पूरी सच्चाई बताते हैं। जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कांड कर सकता है। फिर जो पुलिस रहती है सुनील को हिरासत में ले लेके उस पर कड़ी से कड़ी धाराएं लगाती है और जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। तो इस कहानी से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।